Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू काम एंड को एजुकेशन। आपको ये वीडियो लाइक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ये सारी बातें तो हम समझ गए हैं, इतने टाइम से आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करने के लिए एक बार बता देती हूँ। तो आज की हमारी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारी कुछ चीज़ें। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, उसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस सिचुएशन में, अभी के पैंडमिक सिचुएशन में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉसिबल हुए हैं ड्यू टू दिस सिचुएशन। किसी को नहीं पता था अचानक से कि ऐसे कोई पैंडमिक आ जाएगी या लॉकडाउन हो जाएगा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रस्ट्रेट हुए हैं और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे मैटर्स आने वाले हैं व्हेन द कोर्ट विल बी ऑपरेटिंग अगेन। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी लॉ में है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो क्या डील करता है। वो बताता है हमें इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इम्पॉसिबल और बिकम इम्पॉसिबल इज़ वॉइड। ये हमें सेक्शन 56 वही बताता है। और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो गया हो परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये क्या होता है। सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 says that this section deals with the impossibility of a contract. ये मैंने आपको बता दिया, इम्पॉसिबिलिटी से डील करता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल और बिकम इम्पॉसिबल। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैं आसमान से जाके तारे तोड़ के लेके आऊँगी, उसके बाद यू हैव टू पे मी दिस अमाउंट ऑफ मनी, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी आसमान में जाके तारे नहीं तोड़ के ला सकता, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल होता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इवेंचुअली बाद में जाके इम्पॉसिबल हो जाती हैं, जैसे कि मैंने कोई गुड्स मंगाए और वो गुड्स जो है वो डैमेज हो गए रास्ते में ही, तो वो पर्टिकुलर गुड्स तो मैं नहीं ले सकती ना, वो पर्टिकुलर चीज़ तो मेरे पास नहीं आ सकती। वो जो मैंने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया था, हो सकता है उसके लिए मैं फिर मुझे जो कस्टमर केयर है या फिर जो भी जिससे भी मैं वो गुड ले रही हूँ वो मुझे कहे कि आप वेट करो, हम दोबारा से वो करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो हमारा इम्पॉसिबल हो चुका है। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, जो कि बाद में इम्पॉसिबल हो या पहले इम्पॉसिबल हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर कोई भी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड होगा। इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फिजिकल और लीगल। दो टाइप का इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बी इट अ फिजिकल, बी इट अ लीगल। फिजिकल मैंने आपको बताया कि अगर वो डैमेज हो जाए कुछ, और लीगल कि अगर जिस चीज़ से रिलेटेड हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी भी लॉ के अंडर, वो हर चीज़ एक लॉ के अंडर गवर्न होती है, बट अगर गवर्नमेंट ने या जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसने ही उस लॉ को इनवैलिड कर दिया या वॉइड कर दिया या इलीगल कर दिया, तो फिर हम उसके अंडर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो कि इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कैन बी फिजिकल और लीगल। तो लीगल में ये होगा कि जिस भी लॉ के अंडर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो लॉ ही इलीगल हो गया या वो लॉ ही ख़त्म हो गया, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे टू काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, और वो क्या क्या होती है। फर्स्ट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कि वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से ही, दैट इज इनिशियली दैट इज इम्पॉसिबल। एंड द सेकेंड इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जो कि बाद में जाके इवेंचुअली बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, जो मैंने आपको पिछले बार भी एग्जाम्पल दिया कि वो हाँ मैंने किया मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगी, दैट इज़ इनिशियली इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में। बट कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बाद में जाके इम्पॉसिबल हो गई ड्यू टू some legal condition, due to some climate condition, due to some act of God, जैसे कि अभी कोरोना वाली बात है, तो इसकी वजह से वो सब्सिक्वेंटली जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया।
तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक यहाँ पे एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़िम है। मैगज़िम जो है, आप जब लॉ कॉलेज में जाएंगे या कहीं भी आप लॉ एंट्रेंस के लिए भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे मैगज़िम्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इट्स बेगिंग बॉक्स कहते हैं इसको। बहुत जगह जगह से हमने अलग अलग चीज़ें हमने वो कलेक्ट करके की हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने लैटिन लैंग्वेज में की अडॉप्ट की हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ लेक्स नॉन कॉग्रेट एड इम्पॉसिबिलिया। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मे बी शायद मैंने भी गलत प्रोनाउंस किया हो, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ें और इसको याद करें। तो इसका याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके मतलब समझना। तो इसका मतलब ये है कि लॉ कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू विच ही कैन नॉट डू, कि लॉ जो है वो एक पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही पड़ेगा, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया हो करना, वो कर ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो लॉ उसको कंपेल नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली इज इम्पॉसिबल। तो लॉ उसको कंपेल करके भी क्या कर लेगा, तो वो कर तो उसे सकता ही नहीं है। अब इसके अंडर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से डील करता है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या, कि जो चीज़ बाद में जाके इम्पॉसिबल हो गई थी, दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू एनी रीजन, लीगल रीजन, इन नेचर ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, या फिर एनी फिजिकल नेचर, या किसी भी चीज़ की वजह से इम्पॉसिबल हो गई थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है उसी पे बेस होता है। तो इसमें भी ये वाला जो मैगज़ीम है ये अप्लाई होगा। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो किस में आता है, वो आता है सेक्शन 56 के पैरा 2 में। सेक्शन 56 डील करता है इम्पॉसिबिलिटी से, बट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है सेक्शन 56 पैरा 2 से। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बोथ आर वेरी सिमिलर, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बट बोथ आर नॉट सेम। अब फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के वर्च्यू से भी हो सकता है। ये मैंने एक अलग से एक पॉइंट बना के आपको लिख दिया, क्योंकि आपको जो लीगल और फिजिकल फ्रस्ट्रेशन है उसमें डिफरेंस समझ आ सके। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ केस लॉज। जबकि ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, ये आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन या ये सारा कुछ सेम ही है, बट इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, वो जब आप बहुत सारे केस लॉज के थ्रू जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अब एक बार केस लॉज के अंदर जाए, उसको देखिए कि उसमें क्या आखिर क्या हैपनिंग हुई है, क्या डील हुआ है, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें 2 केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्ली वर्सेस हेनरी 1903 का केस है, ये बहुत ही पुराना केस है। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि इट हैपन्स ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैपन्स ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, वो स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता या स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता है। जो कि कॉन्ट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। वही कॉन्ट्रैक्ट जो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब सेकेंड है सत्यवता घोष वर्सेस मुनिरमन। ये है 1954 का केस। ये इवेंचुअली उससे थोड़ा नया है, बट ये भी पुराना ही है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे उसको डील करते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया था, एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड वी ऑल नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, उससे आगे कुछ नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डील किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये ऑब्वियसली सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज द सोल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर आपने ये केस पढ़ लिया तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि जो कि ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है। पूरा केस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट गो थ्रू द लाइक बेसिक थिंग्स, जो आपको समझ आ जाएगा कि फिर कैसे डील किया गया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे एक्सप्लेन किया है और कैसे फिर इसे फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिचुएशन नॉट अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी मैंने आपको बोला, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो व्हेन इट देयर विल बी अ कन्फ्यूजन, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा सिचुएशन इज़ नॉट अमाउंट्स टू फ्रस्ट्रेशन, कौन सा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। डिले डज नॉट अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन।
अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, कि ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी कुछ क्लाइमेटिक रीज़न हो गया हो, या फिर गवर्नमेंट ने किसी रीज़न से काम रोक दिया हो, ये मे बी फंड की कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो अगर एक बहुत लंबा भी डिले हो रहा है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वो दैट इज़ नॉट अमाउंट्स टू फ्रस्ट्रेशन. आप ये नहीं कह सकते कि अरे इस कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन साल भर और हो गया, अब तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा. दैट इज़ नॉट फ्रस्ट्रेशन, दैट इज़ डिले, बट दिस इज़ नॉट फ्रस्ट्रेशन. इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा. अब है कमर्शियल डिफिकल्टीज. कमर्शियल डिफिकल्टीज भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक लाइसेंसिंग या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई कम्युनिकेशन में या ऐसा कुछ हुआ, तो अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा. दैट इज़ जस्ट अ कमर्शियल डिफिकल्टी. इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हम ये नहीं कह सकते कि कमर्शियल डिफिकल्टीज की वजह से अगर मतलब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया. इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम कोई इफ़ एनी गुड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर टाइम, तो वो भी कमर्शियल डिफ़िकल्टी के अंडर आ जाता है कि या तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है, या लेबर की प्रॉब्लम है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास तो लेबर ही नहीं है, अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बात ख़त्म करो. वो कहेगा कि नहीं मेरे पास ठीक है अभी लेबर नहीं है बट आ जाएगा, तो अभी से फ्रस्ट्रेट मत कीजिए, मैं 2 महीने बाद ये चीज़ें पूरी कर देता हूँ. तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली वैसे मतलब ठीक करना, कि वो जैसा था पहले उसी सिचुएशन में वापस आ जाए. तो बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ द डैमेजेस टू द पार्टी. अब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ सम काइंड अमाउंट ऑफ डैमेजेस, देयर विल बी अ सम अमाउंट ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देयर. तो जिस इंसान के पार्ट पे अगर वो फ्रस्ट्रेट हुआ है उसे ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर अमाउंट का लॉस हुआ होगा, उसे प्रॉब्लम हुई होगी, तो हमें उसको जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उस चीज़ से. ऑब्वियसली हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है, लेकिन जो लॉस हुआ है उसे तो हम वापस से कुछ तो पे कर सकते हैं उसको, कुछ तो ये कर सकते हैं कि उससे उसका जो डैमेज है वो कम हो जाए. सो बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू द पार्टी, हम पार्टी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा, पहले से डिसाइड हो रही है, वॉट एवर, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, तो उसमें आके हम अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्टिट्यूट कर सकते हैं. और इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये सेक्शन जो है ये पूरा ही रेस्टिट्यूशन से डील करता है. इट्स नॉट अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डील्स विद द रेस्टिट्यूशन ओनली. तो इस सेक्शन के वजह से जो रेस्टिट्यूशन है इन द सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल. सो अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है. तो आप प्लीज़ जाइए इसके क्वेश्चंस कीजिए, अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए. एंड ऐसे ही हम पढ़ते रहिए. और टिल देन हैप्पी लर्निंग.